रूल 15 है जो कि कहता है द ट्रांसफर ऑफ एन ऑफिसर बिलोंगिंग टू द सर्विसेज दिस सर्विस ऑफ द फेडरेशन, वो डिफाइन है, फ्रॉम द प्रोविंस टू अनदर प्रोविंस और फ्रॉम फेडरेशन टू अ प्रोविंस और फ्रॉम अ प्रोविंस टू फेडरेशन। यानी वफाक से ये फेडरेशन का अफसर अगर सूबे में आए, सूबे से वफाक में जाए, एक सूबे से दूसरे सूबे में जाए, shall be made by the Prime Minister or a person authorized by him in consultation with the Chief Minister or a person authorized by him। मैंने जैसे बताया, मैंने किसी को ऑथराइज नहीं किया, मुझसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात नहीं की, गैर कानूनी हो गया। टू स्टार्ट ऑफ गैर कानूनी हो गया। आगे जाके वो कंसल्टेशन का मतलब भी समझाते हैं कि कंसल्टेशन होगी कैसे। ये तो कह दिया ना, उन्होंने कहा यार, उन्होंने शायद ख्वाब में सोच लिया और कहा कि मेरा ख्वाब उनको आगे होगा, ये कंसल्टेशन हो गई। ऐसे ही आजकल तो यही चल रहा है ना, अपना काम नहीं करना है, आईन और कानून की पासदारी नहीं करनी है, जो सोच लिया वो समझ रहे हैं दूसरा जो है मेरी सोच ही काफी है इन सब के लिए, मैं इतना बड़ा आदमी हूं। ये वो बताते हैं आगे जाके। इसका जो सब रूल 4 है उसमें चीफ सेक्रेटरी के बारे में कहा हुआ है कि उसकी कैसे होगी ट्रांसफर। कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी वही है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द प्रोविंस विल बी अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर। शुरू तो ऐसे कंसल्टेशन, प्रोवाइडेड दैट कंसल्टेशन विल मीन the intimation of a name or a panel of names of PS officers to be conveyed to the chief minister। यानी प्राइम मिनिस्टर साहब मुझे एक नाम, जब चीफ सेक्रेटरी का होगा, एक नाम या कई नाम दे सकते हैं, पैनल ऑफ ऑफिसर्स फॉर सच ए पोस्टिंग, प्रेफरेबली इन राइटिंग। राइटिंग में दे, फोन भी कर सकते हैं, फैक्स भी भेज सकते हैं। आगे फिर आगे लिखते हैं देयर इज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर विद इन 15 days। 15 दिन में अगर मैंने जवाब नहीं दिया, देन द प्राइम मिनिस्टर विल प्रोसीड टू मेक सच एन अपॉइंटमेंट ऑफ द नेम्ड ऑफिसर और एनी ऑफिसर ऑन द पैनल एंड इट विल हैव टू हैव डीम्ड अप्रूवल ऑफ द चीफ मिनिस्टर। मतलब अगर मैंने जवाब 15 दिन में नहीं दिया तो वो अप्रूवल डीम्ड होगी। डीम का मतलब यार उर्दू में क्या कहते हैं, डीम को समझी जाएगी कि अप्रूवल दे दी। इसका मतलब है कि चीफ मिनिस्टर को डिसअप्रूव करने का पावर है। वो एक नाम दे या 10 नाम दे, मैं 10 को भी डिसअप्रूव कर सकता हूं। जब डीम्ड अप्रूवल की बात कर रहे हैं तो कॉन्ट्री उसका है कि डीम, ठीक है जी, ये उन्होंने कहा कि वो होगी। ये तो हो गया चीफ सेक्रेटरी के बारे में। आगे इसका जो रूल 5 है वो कहता है बाकी अफसरान के बारे में। द प्रोसीजर ऑफ डिप्यूटिंग एंड विड्रॉल फ्रॉम एनी प्रोविंस ऑफ अ PAS ऑफिसर, यानी अपार्ट फ्रॉम द चीफ सेक्रेटरी, विल बी द सेम एज इंडिकेटेड अबव। यानी जो कि चीफ सेक्रेटरी के लिए दिया गया वही होगा, एक्सेप्ट इस केस में थोड़ा सा फर्क है, दैट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे रिस्पॉन्ड टू द प्रपोजल आएगा विद इन 1 month, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 month। तो ये जब हमारे पास आए सारी नोटिफिकेशंस मिले तो हमने इसको कैसे कानून को देखते हुए कहा कि ये आपके प्रपोजल हैं भाई, और जवाब किसने देना है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? मुस्तफा इंपेक्स केस है, कैबिनेट। तो हमने उनको, मेरी अप्रूवल से सेक्रेटरी सर्विसेज ने या सर्विसेज डिपार्टमेंट ने उनको खत लिखा कि जी मेहरबानी आपकी, आपके ये प्रपोजल आए, कानून ये कहता है, ये सारे कानून कोट करके, और अब हम इस काबीना के सामने इसको ले जाएंगे, और आपने जो टाइम कहा है 1 महीने का, कानून जो टाइम कहता है 1 महीने में आपको हम जवाब दे देंगे। और आज काबीना की मीटिंग हुई और काबीने का फैसला यह है कि हम कहेंगे जो आपने 4 PS के ऑफिसर इधर से विड्रॉ करने की बात की है, वो प्रपोजल है ना आपका, वो काबीना रिजेक्ट करती है। जो 4 अफसर आप भेज रहे हैं वो काबीना एक्सेप्ट करती है, और उसके साथ साथ काबीना ये कह रही है कि 44 और जल्दी से भेजो या प्रपोजल भेजो, हम उसको कंसिडर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ये कानून के मुताबिक चीजें, जो कि कानून की परवाह नहीं करते, जबानी बातें करने में आदि, उनको समझ नहीं आएगी। अब आ जाएं PSP अफसरान की, यही तरीकेकार है। उन्होंने प्रपोजल भेजा है,
के 7 अफसरान निकाल लें और 8 वापस भेजें। हमारे पास इस वक्त 26 टोटल स्ट्रेंथ है डीआईजीज की, 22 काम कर रहे हैं। अच्छा, रिसेंटली इन्होंने 5 अफसर हमारे ले गए थे महीना डेढ़ पहले, अब 5 एक चले गए, 7 और चले जाए, यानी 26 में से 12 नए अफसर आ जाएंगे। 12 नए अफसर, टोटल 26 हो जाएंगे ना अगर ये फाइनल होगा। 26 भी नहीं होगा, 23 होगा, सॉरी 23 में से, इसलिए कि इस वक्त 22 हैं, अगर 8 ले जाते हैं, सॉरी 7 ले जाते और 8 भेजते तो 23 हो जाएंगे। 23 में से 12 नए अफसर होंगे जिन्होंने पहले इधर काम, मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट वर्क एट ऑल। और मैंने सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट को कहा था कि सेक्रेटरी साहब, सॉरी सेक्रेटरी से तो मेरी बात नहीं हुई, स्पेशल असिस्टेंट जो है प्राइम मिनिस्टर के पॉलिटिकल आदमी है, उनसे बात की थी, पॉलिटिकल अपॉइंटी है, उनसे मैंने कहा था कि इधर अफसर खासतौर पे 20 ग्रेड में जब आता है, वेरी सीनियर ऑफिसर, उसको ये पता नहीं होता, पुलिस अफसर सिंध में जब आता है, ऐसे तो हमारे पास आईजी भी आए, इसको पता नहीं था, अब मैं क्या करूं, उसको ये पता कि कश्मीर कहां है और बदीन कहां है, किस डायरेक्शन में कैसे पहुंचूंगा मैं। लॉ एंड ऑर्डर की खासतौर पे पुलिसिंग की कश्मीर की अपनी डायनामिक्स है, बदीन या थरपारकर की अपनी डायनामिक्स है। तो अगर ओवरनाइट आप सारे अफसर निकाल दोगे और नए भेजोगे, हमारे लिए एक मुश्किल हो जाएगी। ये एक जेन्युइन कंसर्न है, और ये हुई इसलिए है कि ओवर द इयर्स आप हमें अफसर भेजते ही नहीं रहे हो, इसीलिए वो पुराने चलते रहे और फिर एक साथ कहो सारे पुराने वापस कर दो। अफसरों से कोई इशू नहीं है, इट इज आवर गवर्नेंस विच सफर्स। तो काबीना ने ये चीज देखते हुए, कीपिंग इन व्यू के 5 अफसरान अभी गए, हमने कहा जो 7 अफसरान का प्रपोजल आपने भेजा यहां से निकालने का, वो हम डिसअप्रूव करते हैं, तो हमारे पास 22 हो गए। 8 अफसरान जो आपने नए भेजे हैं, उनमें से काबीना ने चीफ मिनिस्टर को ऑथराइज किया है कि इनमें से 4 आप सेलेक्ट करें और उन 4 को अप्रूव करें, उनको एक्सेप्ट करें। ये काबीना, हमारा सवाबदीद है, हमारी लॉज के तहत हमारा पावर है, ये बड़ा क्लियर बात है कि ये करें। इसके साथ साथ मैं फेडरल गवर्नमेंट को और एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को वार्न करता हूं, ये प्लीज आप लिखें कि झगड़ा मेरे साथ है, झगड़ा हुकूमत सिंध के साथ है, इस सियासत में इन्वॉल्व ना हो, उन अफसरान को आप तंग ना करें। कल को फिर अफसरान को चिट्ठियां लिखना शुरू कर देते हैं डायरेक्ट। अगर आपने लड़ना है तो आप सिंध काबीना से लड़ें, आप इन अफसरान को उल्टे सीधे खतूत लिखते हैं, उल्टी सीधी इंक्वायरियां शुरू करते हैं, गवर्नेंस इधर हमारी इफेक्ट हो रही है। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन एंड एस्टैब्लिशमेंट सेक्रेटरी शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस पॉलिटिक्स। यहां से इनके लोग लिख के भेजते कि फलाना अफसर नहीं चाहिए हमें, यानी सियासी लोग लिख के भेजते हैं। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन एंड एस्टैब्लिशमेंट सेक्रेटरी शुड नॉट प्ले दिस डर्टी गेम विद अस, हम नहीं अलाउ करेंगे। यहां पे ये रोटेशन पॉलिसी का बहाना बनाया, मेरे पास कई एग्जांपल्स मौजूद है, मैं अभी आपको नहीं बता रहा, मैं किसी अफसर के खिलाफ नहीं हूं, इंडिविजुअल जो पंजाब में सर्व कर रहे हैं, जो फेडरेशन में सर्व कर रहे हैं, जो केपीके में सर्व कर रहे हैं, उस रोटेशन पॉलिसी के तहत आते हैं, उनको नहीं हटाया जा रहा। एंड आई विल गिव यू इंफॉर्मेशन, आ जाएगी आपके पास। ये हमें कहते हैं कि जी हम बड़ा मेरिट पे काम करते, देख लिया आपका मेरिट। आप लोग सिंध में गवर्नेंस खराब करना चाहते हैं, आप लोग सिंध हुकूमत को किसी तरीके से कमजोर करना चाहते हैं, इसलिए काम कर रहे हैं। और एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को समझना चाहिए कि ये इस सियासत में ना आए। आई एम गिविंग अ वेरी क्लियर वार्निंग टू द एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन कि हम अपने और भी देख रहे हैं, आईन में जो हमें इजाजत है, हम कानून के और आईन के अंदर रहते हुए हम सब इस प्रोसीजर्स में चेंज करेंगे, ताकि हम इस तरीके से कोई सियासी तरीके से किसी की गवर्नेंस, आईन में मौजूद है, मुर्तजा बता देंगे, मुझे डिटेल मुझे याद नहीं रहते, कि जो सूबे की गवर्नेंस है उसका पूरा की पूरी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत को है। तो फेडरल अफसरान
फेडरेशन के अफसरान को आप टारगेट करके कैसे उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं? यू वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इफ देयर इज एनीथिंग अगेंस्ट एनी ऑफिसर, यू टेल मी। इधर हालत यह है कि इनके सियासी जो यतीम है इधर सिंध में बैठे हुए, उनके कहने पे अफसरों को शो कॉज नोटिस आ जाते हैं वहां से, फेडरेशन के अफसरों को। ये एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन खत्म करे ये ड्रामा। एस्टैब्लिशमेंट सेक्रेटरी ये गेम ना खेले। मैं सियासी आदमी, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन एस्टैब्लिशमेंट, उनसे कहता हूं कि मेहरबानी करके अपने इस अफसर को आप सीधा करें। कहता क्या है चीफ सेक्रेटरी को कि हम सारी मेरिट पे कर रहे हैं चीजें, मुझे पता है तुम मेरिट पे नहीं कर रहे हो, एंड आई हैव प्रूफ ऑफ इट। तो ये चीजें क्लियर करना चाहता हूं, और मैं आपके तवज्जो से चाहता हूं। आप तो सुनते रहते हैं ना, आज भी घंटों घंटों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनते हैं, अभी मैंने अभी पता चला कि आपने सुनी है। उनको पता है तो भी कानून पढ़ लो। डोंट अंडरमाइन द प्रोविंस। इस सूबे का खाते हो, इस सूबे पे पलते हो, इस सूबे के बड़े बड़े ओहदों पे बैठते हो, और इस सूबे की बुराई करते हो। ऐसा ना करो। आप इधर ही एक साथ रहेंगे, ऐसा ना करो। तो ये चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि हम एज पर लॉ, जी वो अभी मुझे इस वक्त नेप्रा की अमेंडमेंट बता रही थी मुझे इस वक्त, वो हर चीज में ये लोग बुलडोज कर रहे हैं, इसलिए कि उनको और कुछ नहीं आता और कर रहे हैं। तो एक तो ये मैंने क्लियर करना था कि ये अफसरान के ऊपर सूबाई काबीना ने, जो कि सूबाई हुकूमत है, जिसको पावर है अंडर सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान कंपोजिशन एंड कार्डर रूल्स 1954 एज अपडेटेड अप टिल 2020, तारीख भी है उसकी 14/10/2020 में आखिरी अमेंडमेंट हुई है। उसमें सूबाई हुकूमत को पावर है कि उस प्रपोजल को अप्रूव करे या डिसअप्रूव करे, और सूबाई हुकूमत ने आज काबीना में ये फैसला कर दिया है, कल तक इसकी इत्तला दे दी जाएगी वफाक को। मैं तो प्राइम मिनिस्टर को लिखूंगा, मुझे नहीं पता उन्होंने किसको ऑथराइज किया है, मुझे उन्होंने लिखा नहीं है, तो मैं तो प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट लिखूंगा। वो फिर जाए, अगर उन्होंने किसी को ऑथराइज किया है तो मैं पूछ लूंगा आज, बल्कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं आज चीफ सेक्रेटरी साहब से कहूंगा उधर से पूछ ले कि भाई अगर किसी को ऑथराइज किया तो हम उसको लिख देते। मेरी काबीना ने जो फैसला दिया है वो मैं करने करूंगा आगे। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट मैं बात आना चाहता हूं, सेंसस। हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे वो मैं आपको दोबारा एक बार बता देता हूं। इन लोगों ने सेंसस किया और इन्होंने कहा कि केपीके में 38 लाख घराने हैं, 38,45,168 में नंबर शॉर्ट बताता हूं। पंजाब में 1,71,00,000 घराने हैं, सिंध में 85,85,000 घराने हैं, और बलूचिस्तान में 17,75,000 घराने हैं। फिर उन्होंने जो ये तो घराने हो गए, पहले मर्दमशुमारी, पहले घर शुमारी करते हैं, आपको पता है ना ये सारा जो होता है, ये घर शुमारी की, ये आ गए हमारे पास नंबर। फिर जब मर्दमशुमारी हुई और फाइनल नंबर आए तो उससे पता ये चलता है कि जी केपीके में एक घराने में एवरेज में 7.94 हजरात मौजूद हैं, 7.94 एक घराने में। जनाब बलूचिस्तान में 6.95 मौजूद हैं, पंजाब में 6.43 मौजूद हैं। एक घराने में इतने फर्द हैं, 7.94, 6.95 और 6.43, और सिंध में 5.58 है। ये जब नंबर आया तो जरूर एतराज करेंगे। फिर हमारे पास एक यूनिसेफ का सर्वे है, मिक्स सर्वे कहते हैं, जिसके अंदर और नंबर्स हैं हर डिस्ट्रिक्ट का, वो तो एक सर्वे हमारे पास है। और मिक्स सर्वे के हिसाब से आपको बताता हूं, केपीके में 7.6 पर्सन्स पर हाउस होल्ड, जहां पे सेंसस में है 7.94, मिक्स सर्वे में जो इंडिकेटिव नंबर है वो 7.6 है। बलूचिस्तान में 7.7, 6.9 सेंसस में,
और 7.7 है मिक्स सर्वे, यूनिसेफ का जो सर्वे है उसमें। पंजाब में 6.43 कहा आपके सेंसस वालों ने, और मिक्स सर्वे कहती है 6.3। कम बलूचिस्तान में इन्होंने। सिंध में आपको मैंने बताया ना, सेंसस कहती है 5.58 और मिक्स कहती है 7.2। अब इस सिर्फ 7.2 को 85 लाख हाउस होल्ड से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारी तकरीबन 6 करोड़ 20 लाख हो जाती है आबादी। आपने कर दिए 4 करोड़ 80 लाख से भी कम थोड़ा। तो ये वैलिड रीजन है ऑब्जेक्ट करने का, ये नहीं करने का कि आपने ये गलत किया है। और चले मिक्स सर्वे को हटा दें। कल एक आए थे तकरीर करते हैं कुट मास्टर, जो इधर से कुट खा के गए हैं, अब इस्लामाबाद में कुट लगाने के चक्कर में लोगों के, ये पता नहीं कि कुट जो खाएंगे उनको याद आएगी। अब कहां जाएंगे? कराची से भाग के जाओ आगे अफगानिस्तान, उधर ही जाओगे, इधर नहीं आओगे वापस। बड़ी ऐसे ऐसे बैठ के असेंबली बात करते, गलत बात कह के। और लग ये रहा था कल कौमी असेंबली में जब वो बोल रहे थे कि उसके दिमाग पे मुराद अली शाह सवार है। मैं मौजूद नहीं था। असेंबली के कवानीन होते हैं कि अगर कोई शख्स मौजूद ना हो तो उसके बारे में नहीं बोलते असेंबली के अंदर। यहां तो बोल सकता हूं मैं। वो कवानीन उड़ा दिए। आपको पता, ये बड़ी एक एथिक्स की बात है। कोई आधे दर्जन से ज्यादा बार उन्होंने मेरा नाम लिया एक उसमें सवार। और मैं कहता हूं ना, कई बार कहते हैं कि वो फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि सिंध गवर्नमेंट ने ये कर दिया, सिंध गवर्नमेंट ने ये कर दिया। मैं कहता हूं यार, अगर सिंध गवर्नमेंट इतनी पावरफुल है सकती है, हटो जरा, रास्ता दो, हम तुम्हें सब ठीक भी करके देते हैं। जब हम सब खराब कर सकते हैं तो सब ठीक भी हम ही कर सकते हैं फिर तो उसके जहन में सवार था और उसने कई बार मेरा नाम लिया और ये बात की। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आप मिक्स सर्वे को कहते वो ये यूएन, ये तो सिंध हुकूमत करती है सर्वे, सिंध हुकूमत के ये बात करते हैं। यूनिसेफ के बैनर के अंदर ना सिर्फ सिंध, चारों सूबों में हुआ है। ये चारों सूबों के नंबर दिए मैंने आपको, चारों सूबों में हुआ है। चलो उसको भी हटा दो, एक तरफ करो। बाकी 3 सूबे केपीके, बलूचिस्तान और पंजाब, इनका एवरेज ले लो। इन तीनों का एवरेज लेके हमें एवरेज में तो ले आओ यार। सिंध को ऐसे तो ना धुतकारो, उसको एवरेज लोगे तो 7.11 हो जाता है। इन तीनों का एवरेज आप निकाल ले और इस हिसाब से हमारी 61 मिलियन आबादी होती है, यानी 6 करोड़ 10 लाख। अब वो भी ऑब्जेक्ट ना करूं, उस पे उठा के ले आए। अगेन एक उन्होंने अनएथिकल चीज की। ये मेरे पास सीसीआई के मिनट्स हैं, इतने सारे मिनट्स की, सिर्फ वो सफ़े हैं जिनमें सेंसस का जिक्र हुआ है 2015 से लेके, उससे पुराने भी हैं 2015 से लेके। अनएथिकल चीज ये की कि सीसीआई के जो मिनट्स है ना, दूर से मैं आपको बताता हूं, दिखाता हूं, इसमें सीक्रेट लिखा होता है। सीक्रेट। मुराद अली शाह को का नाम लेना है। 2018 के मिनट्स लिया एक, जिसमें कहा ये मुराद अली शाह ने और शाहिद खाकान अब्बासी ने, शाहिद खाकान साहब तो मौजूद थे उधर, वो जवाब दे सकते थे, मैं मौजूद नहीं था, मुझे यही प्लेटफॉर्म उठाना है जवाब देने का, कि मुराद अली शाह ने और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने 2018 के मिनट्स में कहा कि वो जो 5% वैलिडेशन है वो अब नहीं हो सकती, तो इसको छोड़ दें। ये मीटिंग हुई है मई के महीने में, जब असेंबलियां डिसॉल्व होने। उन्होंने कहा कि ये हम क्या करें? हमने कहा जी अब हम क्या कर सकते हैं, अब अगली हुकूमत पे छोड़ें कि इसका फैसला करें। और यही लिखा, ये नहीं कहा कि ना करें वैलिडेशन दोबारा। हमने कहा इस वक्त लेट स्टेज है, इस वक्त तो कुछ नहीं कर सकते हम, मैं कैसे फैसला करूंगा? अब लेट द नेक्स्ट गवर्नमेंट कम एंड डिसाइड। नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है अगस्त 2018 में। जनाब अगस्त 2018 से लेके ये लोग कुछ नहीं करते। दिसंबर 2019 में पहली बार सेंसस का आइटम लाते हैं और उसको डेफर कर देते हैं, उसको डेफर कर देते हैं। दूसरी बार फिर 2020 की मीटिंग है, ये कौन सी तारीख है इसमें देख लूं, 11 नवंबर 2020, यानी हुकूमत के 2 साल आने के बाद। इतना इंपॉर्टेंट अगर सेंसस समझते थे, फिर एजेंडा आइटम लेके आते हैं और उसमें मैं मिनट्स नहीं पढ़ूंगा इसलिए कि अनएथिकल है।
डॉक्यूमेंट है लेकिन मैं जिस्ट दे सकता हूं। उसमें कहा कि जी हमने एक कमेटी बना दी है जिसमें अली जैदी साहब और कई नाम हैं, सरबराही इसकी अली जैदी साहब ने की थी, और भी नाम में मुझे नहीं पता, जो है अली जैदी साहब हैं। और कहा कि ये कमेटी तो आपने बता दी, हमें बताएं तो सही आप कर क्या रहे हैं। तो उसके डिसीजन में ये लिखा था कि भाई ये कमेटी जो है सूबों को कॉन्फिडेंस में लेके और आगे बढ़े। हमसे कोई, मैंने इमीडिएटली अब वो खत जो है, हाँ अब वो और बात है कि जो भी वो उसको छोड़े, नाम लेना मैं किसी का नहीं समझता, कुट न लगवा दे, देखा है मैंने इसको सारी उम्र। ठीक है, तो मैंने उसी वक्त 29 दिसंबर को यह खत लिखा प्राइम मिनिस्टर साहब को, ये तो बता सकता हूं ना मैं, ये सीसीआई की मिनट्स नहीं है। और मैंने उन्हें कहा कि ये मीटिंग में आपने फैसला किया था, मेहरबानी करके हमसे कंसल्टेशन करें, इसलिए कि हमने ये सुना है कि ये कमेटी ने अपना फैसला कर दिया है बगैर कंसल्टेशन के। और यही हुआ, कमेटी ने फैसला किया, कैबिनेट में ले आए, दोबारा इसको सीसीआई में लेके आए, मैंने दोबारा ऑब्जेक्ट किया, मेरी बात इन्होंने नहीं मानी। पहली बार सीसीआई की हिस्ट्री में कोई फैसला कंसेंसस से नहीं हुआ और उसके अंदर वोटिंग हुई, और मैंने डिसेंटिंग नोट भी दिया, खिलाफ वोट भी डाला, पहली बार। इसलिए कि सीसीआई का फोरम ऐसा था कि हर सूबे को, हर स्टेक होल्डर को, हर वजीर आजम साथ लेके चलता था। डिसेंटिंग नोट दिया, डिसेंटिंग नोट देने के बाद काबीना ने फैसला किया 29 जो मई के महीने में इस साल 2021 में कि हम जाएंगे पार्लियामेंट, जॉइंट सेशन को हम कहेंगे। 29 मई को हमने खत लिखा। आपके जॉइंट सेशन के रूल्स कहते हैं, जो कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उठ के कहा था, जॉइंट सेशन का रूल 20 है, वो कहता है कि जैसे ही स्पीकर को ये रेफरेंस मिले किसी भी सूबे से या फेडरेशन के किसी डिपार्टमेंट से, वो इमीडिएट, शैल इमीडिएटली लफ्ज है, सर्कुलेटेड अमंग्स द मेंबर्स। तो बिलावल साहब ने कहा हमें तो सर्कुलेट ही नहीं हुआ। ये आइन की पासदारी चल रही है, ये कवानीन की पासदारी चल रही है। आप अभी लेके आए, एक रात पहले पता चला कि ये कल आ रहा है, वो भी नहीं हुआ। लेकिन कल उन्होंने फिर वो बुलडोज करना था, कर दिया, जो भी करना है हमने अपना। लेकिन आप देखें कि ये कितना टाइम इन्होंने लिया और यानी कैसे कि मुझे ब्लेम करने के लिए। सारी गलतियां अपनी, कंसेंसस चाहते नहीं है, कंसल्टेशन चाहते नहीं है किसी भी तरीके से, और आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा एक और इशू हमारा ज्वाइंट सेशन में हमने भेजा हुआ है, वो है बिजली के हवाले से। आईजी सेप जो इनका है, जिसमें इन्होंने कहा है, मैं आपको फिर से बता दूं कि बिजली इतनी मौजूद है कि आपको परवाह नहीं होनी चाहिए, और 2000 अगले 10 साल कोई नया प्लांट नहीं आना चाहिए एक्सेप्ट जो कि अप्रूव हो गए। और इसमें खास तौर पे सिंध के जो सस्ती बिजली बनाने वाले विंड के प्लांट्स हैं उनको उन्होंने निकाल दिया, रिन्यूएबल वाले, और अपने महंगे प्लांट्स जो कि उनके अपने नेपरा के चेयरमैन ने कहा कि अप्रूव कर रहे हैं, इसमें 88% वो प्लांट हैं जो कि लीस्ट कॉस्ट के फॉर्मूले पे फिट नहीं होते। ये मैंने चैलेंज किया हुआ है, 15 अक्टूबर को खत गया है। मैंने कल पूछा था, मैं कल इस्लामाबाद था, तो मैंने नेशनल असेंबली और सेनेट के मेंबरान हुआ है, ये भी सर्कुलेट नहीं हुआ स्पीकर की तरफ से, और स्पीकर ने इमीडिएटली सर्कुलेट करना है, और अगर ज्वाइंट सेशन इसमें तो उसमें पेश करना है। कल चल रहा था ज्वाइंट सेशन, क्यों नहीं पेश किया? ये एक और आइन की और कानून की ये वायलेशन। और उसके अलावा आपके जो ये ना लाने में, और अगर नहीं चल रहा ज्वाइंट सेशन तो सदर साहब को लिखे कि ज्वाइंट सेशन बुला ले। नहीं लिखते, इस चीज के लिए नहीं लिखते। अपने जो रिगिंग के लिए इन्होंने कवानीन बनाए थे उसके लिए कितना एहतमाम किया आप सबने देखा। वो तो उनके अपने लोग कह रहे थे बड़े एहतमाम से लोग गए, मुझे नहीं पता बाद में वो एहतमाम से फिर भी गए, खैर उनका कुछ नहीं कह सकता मैं। लेकिन जो असली बात थी वो निकल आई कि एहतमाम से बुलाया गया, अपने जाली कवानीन जिनसे वो समझ रहे हैं
कि वो इलेक्शंस रिग करेंगे। मैं आखिरी वो चीज़ करूंगा, फिर मैं आपके सवालात ले लेता हूं। उन्होंने जो ये पास किया है कल, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, आप में से पता नहीं किसी को नेशनल असेंबली जाने का इत्तेफाक हुआ है कि नहीं हुआ है? गैलरी में बैठे होंगे, मैं गैलरी में बैठा हूं और मुझे इत्तेफाक में नेशनल असेंबली का मेंबर कह की नहीं रहा, लेकिन मैं हॉल के अंदर भी 2 बार बैठा हूं। वो पार्लियामेंट्री कमेटी की जो मीटिंग है, तो मैंने जाके डेस्क वेस्क देखे और देखे, उसमें 3 बटन लगे हुए थे सामने। एक हरे रंग का है, एक लाल रंग का है, और एक येलो क्या होता है, पीले रंग का है। 3 बटन। मैंने कहा ये क्या है? देखा बड़े बड़े बोर्ड भी लगे हुए उधर, एक पे आईज लिखा है, एक पे नोज लिखा है। मैं ये क्या है? कहते जब कोई बिल पेश होता है, मैंने पूछा उधर से क्या होता है, जब कोई बिल पेश होता है तो अगर आप उस बिल के फेवर में होते हैं तो आप हरा बटन दबाते हैं, तो आपका फेवर में वोट काउंट हो जाता है। अगर आप किसी बिल के फेवर में नहीं होते, आप लाल बटन दबाते हैं, आपका नोज में काउंट हो जाता है, आपके नाम के साथ सबको पता चल जाता है मैंने कहां वोट किया। और अगर आप अनडिसाइडेड हैं, यू वांट टू एब्सटेन, यू डोंट वांट टू वोट, तो आप तीसरा बटन दबाते हैं, वो पीले रंग का। तो एब्सटेन वाली लिस्ट भी अलग आ जाती है कि इन्होंने कहीं वोट नहीं किया। मैंने कहा बड़ा अच्छा है, जबरदस्त है। मैंने कहा ये चलता कभी? कहते नहीं चला आज तक नहीं चला। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इस मुल्क के 10 करोड़ लोगों के लिए ये वोटिंग कराएंगे। अपने 342 लोग जो अंदर हाउस में बैठे हो, तो उनकी वोटिंग इलेक्ट्रॉनिकली नहीं करा सके आज तक। वो बटन लगे, मैं तो बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा इतना अच्छा है यार ये सिस्टम। कल ही झगड़ा पड़ गया कि भाई 216 है कि 221 है कि 213 है, काउंट करो। मतलब जिनसे अपने हाउस के बंदे काउंट नहीं होते, वो ये भी किसी और के हवाले कर रहे हैं, लीज आउट कर रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो ये हवा पैदा किया है, पिछली दफे वो आरटीएस का हवा पैदा किया था, सबने उसका हशर देख लिया, हशर नशर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स सिर्फ और सिर्फ धांधली के लिए कोशिश है, सिर्फ और सिर्फ। और कल सदर आसिफ अली जरदारी ने तो बता दिया ना कि ये खाएगा कोई और, इसका फायदा कोई और लेगा। असल में प्रॉब्लम यह है, जो मैंने इधर कहा ना कि प्राइम मिनिस्टर और ऑथराइज्ड क्या है पर्सन, ऑथराइज्ड पर्सन कौन है ये ढूंढना पड़ेगा हमें। इसलिए ये खुद तो नहीं सोच सकता इतना, मैंने देख लिया अच्छी तरीके से। इसमें वो कुव्वत सोच है ही नहीं। मैं और लफ्ज नहीं करना चाहे, मेरे लिए बहुत ही मोहतरम है कि इतना सोचे। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इसके कई इस पे आ चुके, वो मशीन जिसके ऊपर या वो सिस्टम जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन 35 एतराजात करके भेजता है, वो आप असेंबली से एहतमाम करके पास कराते हैं। इसलिए कि अगर एक हफ्ता, अगर ये लोग दिल से पास कर रहे होते तो एक हफ्ता पहले भी हो जाता ना, तो एक हफ्ते में एहतमाम किए गए। बड़ी क्लियर इंडिकेशंस हैं कि ये इस मुल्क में जमहूरियत को नुकसान देने के लिए इन्होंने शुरू किया। एक और चीज आखिरी में कह दूं और फिर सवालात ले लूंगा। इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी वोट का हक देने के लिए बात की है। हमें ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक देने से इतराज नहीं है, थोड़ा सा उसकी इंप्लीकेशन नहीं पड़ेंगी। और कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसका तरीका बताया कि कैसे होना चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानीज, अगर कोई बंदा इस वक्त रह रहा हो जर्मनी में, ओवरसीज पाकिस्तानी है, और पिछले 20 साल से रह रहा हो, वहां का नेशनल भी हो गया हो, और रहता वो है टंडो बागों में, उसको क्या हक पहुंचता है कि जो टंडो बागों के अवाम के साथ वो उनकी सोच है वहां वोट करे? बहुत सिंपल बात है। हाँ, उनके अपने इश्यूज हैं, कहते हैं जी ये बड़ी फॉरेन एक्सचेंज हमें मिलती है,